3743 जातियाँ और उपजातियाँ हैं। और इसको जो होता है कि आज़ादी के बाद भी जो आयोग बनाए जाने की बात थी कि संविधान के आर्टिकल 340 में ओबीसी को प्रतिनिधित्व भारत के शासन प्रशासन में मिलना चाहिए, वो लागू नहीं हुआ था। और एक 340 अनुच्छेद में जो है एससी के लिए और 342 में एसटी के लिए। तो एससी एसटी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में उनको समर्थन किया और एससी एसटी को 1932 में ही वो संख्या के अनुपात में, मतलब उनकी संख्या अगर 15 और 7.5 22% है तो 22.5% प्रतिनिधित्व भारत के शासन प्रशासन में, नौकरी में, हर क्षेत्र में जो होता है कि उनको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देनी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भी कुछ जो हमारे समाज के शुभचिंतक थे, उनके संघर्षों के कारण 340 आर्टिकल में हम लोगों को भी वो प्रावधान किया गया। लेकिन उस समय ओबीसी की कितनी जातियाँ हैं, कैसे दिया जाए, इस पर भी सारा चीज़ तो मालूम था। 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई थी, ओबीसी की 3743 जातियाँ थी, जो भारत की पूरी आबादी की वह 52% थी 1931 में। तो 1921 में जब 52% थी तो आपके बिहार से ही जो होता है कि त्रिवेणी संघ जो होता है कि 30 से शुरू हुआ था, 32-33 तक संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी ओबीसी को भी मिलनी चाहिए। वह यादव, मतलब अहिर, कोयरी और कुर्मी, ओबीसी की 3 जातियों ने मिल करके कांग्रेस के खिलाफ में राजनीतिक पार्टी जो है कि बनाई थी, जिसका नाम है त्रिवेणी संघ। क्योंकि कांग्रेस जो धोखाधड़ी कर रही थी और कांग्रेस को लीड करने वाले जो लोग थे सवर्ण समाज के लोग, तो ये हमारे लोग जो होता है कि बिहार में सबसे पहले जो होता है कि गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी जो है त्रिवेणी संघ जो है बनी थी। और वह ओबीसी अगर 3743 जातियां हैं, क्योंकि 1931 में जब लॉर्ड विलिंगटन ने जातिगत जनगणना कराई थी तो उसमें ओबीसी की 3743 जातियों का जो आंकड़ा था पूरे भारत की आबादी की 52% थी। इसलिए उनका ये कहना था कि 52% को हिस्सेदारी होना चाहिए। यानी जब भारत में जब लोकतंत्र होगा या जब अंग्रेज भारत से जब चले जाएंगे, भारत की सत्ता देंगे, तो इसमें 52% ओबीसी, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, एमपी, एमएलए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष, हर क्षेत्र में इनकी 52% हिस्सेदारी होगी, ये मांग कर रहे थे। मगर बीच बीच में उस त्रिवेणी संघ को जो होता है कि बहुत कांग्रेस के लोगों ने जो होता है षड्यंत्र किया और हमारे नेताओं को मिलाया, तोड़ डाला। और त्रिवेणी संघ के राजनीतिक जो किसान लोग थे और जो हमारे तीनों बुद्धिजीवी थे, यादव, अहिर, कोयरी, कुर्मी से, उनको जो होता है कि उनके ऊपर जो होता है कि आक्रमण भी किए गए, संगठन को बर्बाद किया गया, तोड़ा गया, जिसके वजह से। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब वो लड़ाई SC ST की लड़ रहे थे तो 22.5% उनको मिला और 1932 में रिजर्वेशन देना पड़ा। मगर हमारा नेतृत्व जो है आने वाले समय में क्या हुआ, त्रिवेणी संघ नेतृत्व विहीन हो गया। भास्कर राव जाधव का जो सत्यशोधक समाज था वो कांग्रेस में गांधी के षड्यंत्रों के कारण, कांग्रेस के षड्यंत्रों के कारण वो मिल गया। सत्यशोधक समाज जो गैर मतलब जो है कि ब्राह्मण जो है कि आंदोलन था, समाज को जगाने का काम ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटी को कर रहा था। इसके बाद जो तथाकथित आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली। 1947 में हमारे बाप दादाओं को ओबीसी, SC ST के पूर्वजों का आज़ादी के नाम पर अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मगर वास्तविक आज़ादी जो होता है कि भारत का एक ऐसा वर्ग था जो सवर्ण वर्ग था, सवर्ण वर्ग में ब्राह्मण लोगों के हाथ में आई और पंडित नेहरू इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने। और प्राइम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने 1948 में सेंसस एक्ट, जातिगत जनगणना जो अंग्रेज 1872 से 31 तक कराते थे, जो हर समाज का ओबीसी, SC ST का आंकड़ा और रखते थे, कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लोगों के पास खेत है, नहीं है, जमीन है या नहीं है। तो अंग्रेज जो होता है कि अपने बजट का वह जो है कि 17% खर्च जो है कि इन लोगों को एजुकेशन देने में, स्कूल खोलने में कर रहे हैं। हम लोगों का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास कैसे हो। मगर पंडित नेहरू ने बनते ही देखा कि अगर ओबीसी को अगर ये
पढ़ा लिखा दिया जाता है। अगर जातिगत जनगणना अगर होती है तो इनका आंकड़ा आएगा तो आज़ाद भारत में ये सवाल करेंगे, हम लोग भी आज़ादी के आंदोलन में सहयोग किए, बड़ी आबादी में लाठी लेकर यादव वही कोयरी कुर्मी अंग्रेजों को मारने के लिए निकले, सिर कटा दिए, कितने लोग गोलियों के शिकार हुए। तो पंडित नेहरू से सवाल करेगा कि इतनी बड़ी आबादी को आखिर आज़ाद भारत में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली। इसलिए जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। इसलिए पंडित नेहरू ने 1948 में सेंसस एक्ट, जातिगत जनगणना अधिनियम, एक जनगणना अधिनियम बनाया सामान्य, और जाति का कालम जो है कि 1951 की जो जनगणना हुई उससे खत्म कर दिया, और ओबीसी को पहली बार हिंदू के रूप में जो होता है कि वो गणना की जाने लगी। नहीं तो जितने हैं, पहले जब अंग्रेज कराते थे तो सभी जातियों का होता था, अहिर है तो वही लिखा जाता था, कोयरी कोयरी, दुसाद दुसाद, तेली तेली, चमार, ऐसे लिखा जाता था। हर जातियों की जातिगत जनगणना होती, हिंदू के रूप में नहीं होती। मगर इन लोगों ने एक षड्यंत्र करके ओबीसी की जातिगत जनगणना को पंडित नेहरू ने 1951 में समाप्त किया, और जाति के जगह पर जो है उसने हिंदू लिखा। तब से आज हम लोगों को हिंदू बना दिया गया। ठीक है, अगर हिंदू बना दिया गया तो हिंदू हिंदू का विरोध क्यों करता है? अगर सवर्ण कास्ट भी हिंदू है और इस देश का जो होता है कि ओबीसी एससी एसटी भी हिंदू है, तो आरक्षण का विरोध, चाहे एससी एसटी के आरक्षण का विरोध हो, चाहे ओबीसी के आरक्षण का विरोध है, सवर्ण जातियां क्यों करती हैं, क्यों रोड पे आ जाती है? तो क्या इस बात को समझने की जरूरत नहीं कि अगर हमारे पूर्वजों ने बड़ी आबादी में अगर अंग्रेजों को भगाया, आजाद हुआ, तो आजाद मुल्क में उनके अनपढ़ गवार जो हमारे बाप दादा थे, उनके आने वाले पीढ़ियों को भागीदारी और हिस्सेदारी आजाद भारत में क्यों नहीं मिली? तब से आज तक जातिगत जनगणना अगर होती है तो ये पता चलता है कि 3743 जातियां जो है कि ओबीसी की है, तो उसमें कितना पढ़ाई लिखाई किया, कितना हाई स्कूल पास है, कितना इंटरमीडिएट है, कितना अनपढ़ गवार है, कितने लोगों के पास जगह जमीन है कि नहीं, संपत्ति है कि नहीं, कितने लोगों के पास घर मकान है कि नहीं। तो ये आंकड़ा पूरा आता तो भारत सरकार को पता लगता है कि ये देश की 52% जो आबादी है, इसमें जो होता है कि 52 लाख में जो होता है कि 5200 भी जो होता है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, जगह जमीन भी नहीं है। तब और देखा जाता है कि सवर्ण कास्ट जो पहले 15% माना जाता था, लेकिन आज के देश में जो है कि 3% से भी कम आबादी सवर्ण जातियों की है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3% से भी कम इनकी आबादी है आज के डेट में। और इनका जो होता है कि भारत के शासन प्रशासन में कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, लोकतंत्र में, जबकि लोग 4 स्तंभ जो पाए जाते हैं उसमें जो होता है कि हिस्सेदारी बराबर संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है उसकी हिस्सेदारी 52% मीडिया में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, न्यायपालिका में होना चाहिए, विधायिका में, एमपी एमएलए में हमारी सुरक्षित सीट होनी चाहिए कि हम 60% अगर हमारी आबादी तो 60% एमपी एमएलए हमारे होंगे। जैसे एससी एसटी का जो है 22.5% है, उनको रिजर्व है। तो हमारी आबादी जो है अगर इतनी बड़ी है तो हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इसी तरह से हर क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस हर क्षेत्रों में मिलना चाहिए हिस्सेदारी, तब हमारे देश का विकास होगा। इस देश को बनाने वाला बड़ी संख्या जो है ओबीसी वर्ग की है और इनकी हिस्सेदारी नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से एससी एसटी को जो मिली 22.5%, तो वो भी 22.5% आज तक लागू नहीं है। आप देख लीजिए, अभी जो कल जो होता है कि चीफ जस्टिस भारत का यूयू ललित कुमार, यूयू ललित जो है कि बने हैं, जो पहले के जज जो रिटायर हुए, उस जज ने जो होता है कि पहले से ही अपॉइंट कर दिया था कि ये यूयू ललित जो होता है कि चीफ जज बनेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है। यानी कोलेजियम सिस्टम है, यानी ब्राह्मण जज है और ब्राह्मण लोगों की ही नियुक्ति करते हैं, अपने सगे संबंधियों की करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में पूरा उनका कब्जा, हाई कोर्ट में उनका पूरा कब्जा। इसलिए जो भी फैसले आते हैं हमारे समाज के विरोध में आते हैं। संख्या के अनुपात में 22% एससी एसटी के लोग भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं है। हर नौकरियों में देख लीजिए तो भी नहीं है, और ओबीसी की तो कोई बात नहीं। तो एक लंबे समय बाद तो 1951 में जब वो पिछड़ा वर्ग आयोग बनना था तो पंडित नेहरू नहीं बना रहे थे,
और 9 महीने बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 9 महीने बाद ही उन्होंने संशोधन करना शुरू कर दिया था। पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बन रहा था तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजिग्नेशन दिया, त्याग पत्र दिया कि ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों नहीं बनाया जा रहा। उसमें आपको जो होता है कि मालूम होना चाहिए, ओबीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया, लखनऊ के थे, LLB थे, बैरिस्टर थे। वो भी जो है कि उस पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर थे, उनको बनाया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, वो लागू होना था, लेकिन 2 वर्ष बाद 53 में बना और 2 वर्ष बाद उसकी रिपोर्ट आई कि संख्या के अनुपात में क्लास 1, 2, 3 में संख्या के अनुपात में इनको हिस्सेदारी देना है। 2300 जातियाँ की पहचान की गई थी, 2400 जातियों, मगर उसको पंडित वही सिलसिला जो चला है आपका 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी और जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, कहा जाता है गैर कांग्रेसी सरकार, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग को लागू नहीं किया जा रहा था। तो बीपी मंडल जैसे लोग उस समय 1970 के दशक में ओबीसी के 8% MP सांसद वह हंगामा इंदिरा गांधी के विरोध में कर रहे थे कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग अब तक लागू क्यों नहीं हुआ, 1955 से 70 तक अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। 8% ओबीसी के सांसद पार्लियामेंट को चलने नहीं देते थे। 8% कितना होगा, 40-45 अधिक से अधिक होंगे। वो बीपी मंडल साहब, राम अवधेश, वो यादव, हम लोग मिले भी थे, राम अवधेश सिंह यादव। हाँ, वो अभी मर गए, जो है कि 90 साल की उम्र में मरे, अभी 1-2 साल पहले कोविड में। उनसे भी हम लोग बैठ करके चाय पानी भी पिए, प्रोग्राम जो वामसेप का था तो हम लोग गए थे वहाँ पे, और वो लड़ाई लड़ रहे थे, बता रहे थे उनके जैसे कुछ लोग जो थे लड़ाई लड़ रहे थे और वो लागू नहीं हो रहा था। फिर 1977 में जब मोरारजी देसाई ही ब्राह्मण प्रधानमंत्री बने और उनको जो है दबाव डाला गया बीपी मंडल साहब जैसे लोग, ये पिछड़ा वर्ग आयोग लागू होना चाहिए और इस शर्त के साथ आपको समर्थन मिलेगा। तो मोरारजी देसाई चूंकि ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा कि जब पंडित नेहरू भी ब्राह्मण थे, इंदिरा गांधी भी ब्राह्मण थी, और जब पंडित नेहरू ने लागू नहीं किया, उन्होंने जातिगत जनगणना को खत्म कर दिया, तो 51 वाली जनगणना को पंडित नेहरू ने खत्म किया। 1961 में जो जनगणना होनी थी ओबीसी की और जनरल की जातिगत जनगणना होनी थी, तो उसको भी खत्म करने के लिए 1962 में चाइना वाला युद्ध षड्यंत्र के तहत शुरू किया और इंदिरा गांधी को फिर देखा कि अब 71 में फिर ये लोग नहीं मान रहे हैं पंडित नेहरू के मरने के बाद, और बीपी मंडल साहब जैसे लोग जातिगत जनगणना वाला भी मुद्दा उठा रहे हैं और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग लागू करने की बात कर रहे हैं। तब साजिश के तहत उसने जो है, जो पूर्वी पाकिस्तान जो बना था, आज जो बांग्लादेश है, तो उसको पाकिस्तान से अलग कराने का षड्यंत्र रचा, पूरे देश को युद्ध में जो है उलझा दिया, इसलिए ओबीसी देश की बात करने लगा, मामला खत्म हो गया। 81 वाली में जब जनगणना थी, बीपी मंडल साहब ने जब 80 में रिपोर्ट दिया कि ओबीसी की 3743 जातियाँ हैं और यह जो है कि संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी ओबीसी की होनी चाहिए, लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर इनका कब्जा संख्या के अनुपात में होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग नहीं है, दबे कुचले हैं, तो जो पढ़ लिख करके जा रहे हैं शिक्षा में, नौकरी में, हर जगह इनको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दिया जाए, भारत के शासन प्रशासन को चलाएंगे। मगर इंदिरा गांधी जी वो लागू जो है कि नहीं कर रही, लंबे समय तक नहीं की। फिर उसने डाइवर्ट करने के लिए इस मुद्दे को 1984 में जो सिख दंगा वाला मामला जो है कि षड्यंत्र के तहत खड़ा किया गया, वो फिर 81 वाली जनगणना उसने नहीं कराई, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय भी प्राइम मिनिस्टर थी, 81 में थी। 91 में राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर, और आप देखोगे कि 91 में जो है कि उथल पुथल चल रहा था और जनता दल भी बनी हुई थी, तो देवगौड़ा जो है कि ओबीसी का भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर HD देवगौड़ा बने थे, जो जनता दल की सरकार बनी थी, और उन्होंने कहा कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, मतलब जनरल कास्ट की और ओबीसी की, क्योंकि ओबीसी की जातिगत जनगणना अगर हो जाएगी, SC ST की हो जाती है, मुस्लिम की धार्मिक आधार पे हो जाते, तो इनकी कितनी पॉपुलेशन है, इनका आंकड़ा पूरा मिल जाता है।
SC ST का उसके अनुसार जो होता है बजट का प्रावधान केंद्र सरकार करती है। अगर OBC की जनगणना का पता अगर क्लियर चलता, स्पष्ट होता है कि इनकी संख्या जो है 60% है या 70% है, तो 70% आरक्षण इनको तो चाहिए, हर एरिया में, हर क्षेत्र में चाहिए। ऐसा होता तो और जनरल में भी देखा जाता है कि इनकी आबादी जो होता है कि 3% से भी कम है, और वो पूरे भारत के सिस्टम पर पूरा कब्जा किए हुए 99%, 98% हर नौकरियों में कब्जा किए हुए। आज भी जल थल वायु सेना का अध्यक्ष जो है कोई भी OBC SC ST क्यों नहीं बना? सुप्रीम कोर्ट का हाई जज को कितना OBC बना है, कितना SC बना है, कोई बता सकता है, आंकड़ा दे सकता है हमको? आखिर क्यों नहीं? तो ये षड्यंत्र हम लोगों के साथ जो है कि बड़े स्तर पर किया गया। और जब 1951 में जातिगत जनगणना वाला 1991 में जाति जनगणना का मामला जब आया, तो राजीव गांधी ने शांति सेना श्रीलंका में भेज करके वो पूरे डाइवर्सन को किया। और जब देवगौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर हुए थे, उन्होंने पहली बार भारत की संसद में किसी भी ब्राह्मण कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया था, और उन्होंने कहा था कि मैं OBC की जातिगत जनगणना कराऊंगा जनरल की, तब न पता लगेगा कौन किसमें कितना पढ़ा लिखा है, कितना नहीं है। तब आप भी कहिएगा कि हमारी इतनी आबादी है, हमको इतना होना चाहिए। कम आबादी वाला पूरे नौकरी पर 95 कब्जा किया हुआ, ये मामला होता। तब विद्रोह होता तो कहता है कि आपके OBC में पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो आप कहते पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो हमारे लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए तुम कौन सा बजट का प्रावधान कर रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट में कितना जो है प्रतिशत हिस्सेदारी हमको दे रहे हो, ताकि इनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, आवास नहीं आवास दिया जाए, एजुकेशन इनको दिया जाए। तो आप तो सवाल करते, तो सही जानकारी जब नहीं होगी तो आप सवाल कैसे करिएगा? और 91 में भी वो श्रीलंका सेना भेज करके डाइवर्ट किया गया। 2001 में ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी करना नहीं चाह रहे थे, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में कारगिल युद्ध छेड़ करके वो षड्यंत्र किया। 2011 की जो जातिगत जनगणना करानी थी, उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो यह जातिगत जनगणना का मामला है। मैं वो पेपर 2010 का रखा हूँ। शरद जैसे लोग जो OBC के, मुलायम सिंह, लालू जी, ये लोग जब मुद्दा उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, OBC की भी होनी चाहिए, कितनी आबादी, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पेपर रखा हूँ अभी तक। और उस समय प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री, तो इन लोगों ने पूरा कहा था कि हम कराएंगे, मतलब उसको भी डाइवर्ट किया गया। और 4 जून 2010 को जो होता है वह बाबा रामदेव और अन्ना हजारे का आंदोलन जो है कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार का, करप्शन वाला मामला छेड़ करके उस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जातिगत जनगणना। और अभी 2021 की जो जनगणना जातिगत होनी चाहिए था, केंद्र सरकार ने कह दिया कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। अगर मोदी जी अगर इस देश के OBC प्राइम मिनिस्टर है, तो OBC के विरोध में क्यों, और वो जातिगत जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? और आप लोग ये भी सुने हो कि उसमें ये सब बता रहे थे कि भारत में जो है 4 लाख से ज्यादा जो होता है कि जातियां हैं। इतना बड़ा बेवकूफ बना रहा है। 40 लाख से 40 लाख कि ये संभव नहीं है। जब अंग्रेज जब कराते थे एक बाहर का आकर के, तो कहा कि OBC की, और वो भी ब्राह्मण के मनुस्मृति के अनुसार ही तुम्ही ने जातिगत जनगणना, तुम्ही ने जाति बनाई। और वो अंग्रेज भी कह रहे हैं कि OBC की 3743 जातियां हैं। मंडल कमीशन में BP मंडल साहब ने वही आंकड़ा जो है कि 2% बढ़ा करके, वो 52% था तो 54% उन्होंने किया, वो दिए 2%, क्योंकि उनके पास भी ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं था, तो 2% मान लिया कि चलो अधिक हुई होगी, तो चलो 54% हो गया। तो 54% OBC की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। मगर आप लोग ये देखिए कि जैसे ही 16 नवंबर 92 में इतने संघर्ष करने के बाद OBC के लिए मंडल कमीशन लागू हुआ, तो उसमें क्या किया इन लोगों ने? षड्यंत्र किया। 16 नवंबर 92 को OBC के लिए मंडल कमीशन लागू, और फिर 6 दिसंबर 1992 जब एक चर्चा मंडल कमीशन लागू होने पर चल रही थी, लेकिन उसमें भी षड्यंत्र किया गया। OBC जो 52% थी, 54% जो रिपोर्ट, दूसरा षड्यंत्र हुआ कि उसमें से 1745 जातियों को उन्होंने कहा ये OBC नहीं है, और
1998 जातियों को ओबीसी माना। तो जो ओबीसी, जैसे जाट हरियाणा के ओबीसी के यादव लोग जाति के होते हैं, लेकिन उनको भी बाहर कर दिया ताकि जो लीड करने वाले लोग हैं रहेंगे तो सब लोग मिल करके मांग करेंगे, तो बाहर कर दिया। तो उसमें जाट भी थे, जो 1745 जातियों को 3743 जातियों में से अलग कर दिया गया, यानी ओबीसी को कमजोर करने का षड्यंत्र जो है कि किया गया। इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ। और उसमें भी तीसरा षड्यंत्र बड़ा क्या हुआ कि क्रीमी लेयर लागू कर दिया, जबकि भारत के संविधान में जो है ये प्रावधान है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए भारत के प्रशासन में संख्या अनुपाती हिस्सेदारी दी जाएगी। संख्या के अनुपात में अगर हम लोग 10 लोग अगर मान लीजिए है एक कौम से, तो 10 लोग को हर सुविधा दी जाएगी। कोई अगर 15 है तो उसको 15 मिलेगा, जिसकी जितनी आबादी उसके अनुपात में दिया जाएगा। ये भारत का संविधान करता है। सामाजिक और शैक्षणिक आधार है, आर्थिक आधार कभी भारत के संविधान में बनता ही नहीं है, मगर इन लोगों ने आर्थिक आधार पे जो है भारत के संविधान में तोड़ फोड़ करके अलग से षड्यंत्र किया। आर्थिक आधार भी दिया उसमें, और आर्थिक आधार होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा ओबीसी, उसमें कह दिया कि जो ओबीसी के लोग 1 लाख रुपया सालाना इनकम है, आमदनी का स्रोत है नौकरी से या किसी से, तो उनको जो है उनको मतलब आरक्षण का लाभ जो है कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ? आरक्षण का लाभ जो है कि उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत अमीर हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो आपका भाई पढ़ने लिखने में थोड़ा सा सक्षम हुआ और सोचने लगा कि लंबे समय के बाद हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, नौकरी किसी तरह से मिली है, हाँ नौकरी हमको किसी तरह से मिली है, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो उनको कहा कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं और आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ जो है कि नहीं मिलेगा आरक्षण का। और जो हमारा भाई अनपढ़ गवार है, जो पान की दुकान करता है, जो खेती करता है, यानी जो अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की सोचता भी नहीं है, पढ़ा ही नहीं सकता, उसको कहता है आरक्षण हम देंगे। और ये क्रीमी लेयर लागू किया गया। जब ये 3 षड्यंत्र बड़े लेवल पर जब करके ओबीसी के लिए वो 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब हमारे जो देश के जो ओबीसी के बुद्धिजीवी लोग थे, इनमें चर्चा चल रही थी कि ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। तब सवर्ण जातियों ने, जो ब्राह्मण संचालित पूरी देश की व्यवस्था है, पूरा सिस्टम पर सवर्ण में भी ब्राह्मण स्पेशली, तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि अब क्या है कि जो मंडल कमीशन की चर्चा हो रही है, अगर ओबीसी जाग गया तो इस देश में बहुत बड़ी आबादी है, पूरे दक्षिण भारत से लेकर नॉर्थ ईस्ट उत्तर भारत हर जगह, तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, तो हम लोगों की सरकारें नहीं रह पाएंगी। इसलिए इस मंडल कमीशन को कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा रूप देने के लिए इन लोगों ने एक धार्मिक आंदोलन शुरू किया जो हमारे यूपी में चला, जिसको आप राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद दंगा जिसको इन लोगों ने करवाया गया। एल के आडवाणी सहित सारे लोगों ने जो है धार्मिक यात्रा निकाला, जिसको लालू जी ने बिहार में रोका था। आप लोग इस चीज को जानते हो कि ठीक 16 नवंबर को एक घटना होती है, लागू होता है मंडल कमीशन, भारत के इतिहास में पहली बार, वो भी आजादी के लंबे समय बाद ही लागू होता है। और हक अधिकार के विरोध में जो है कि इन लोगों ने जो है कि उस मंडल कमीशन के विरोध में इन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद रथ यात्रा निकालकर दंगा करवाया। और वो भी डेट कौन सी थी? 6 दिसंबर 1992। आखिर उन्होंने 6 दिसंबर को ही क्यों चुना? क्योंकि उस दिन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हुई थी, उनकी वह पुण्यतिथि थी। तो अगर उस पुण्यतिथि पर ही करवाया गया हो, 6 दिसंबर को ही अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद दंगा करवाया गया, क्योंकि आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संघर्ष के बाद ओबीसी को सबसे पहले 340 आर्टिकल में आरक्षण दिया, तो डॉक्टर अम्बेडकर की उस पुण्यतिथि को इस देश में आतंकवादी दिवस घोषित कर दिया जाए ताकि कोई मना नहीं सके। ये षड्यंत्र हुआ, ये तालमेल समझिए। और इतना ही नहीं, आपका भारत का संविधान, इससे मैं कड़ी जोड़ता हूँ कि कैसे षड्यंत्र करते हैं। 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान लिखा गया और राष्ट्रपति को हैंड ओवर किया गया। तो 26 नवंबर 1949 भारत के इतिहास में वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। मगर संविधान दिवस जो होता है
वो 26 नवंबर को कभी नहीं मनाया जाता है। और 2008 में 26 नवंबर 2008 को संविधान दिवस को खत्म करने के लिए उस डेट को भारत के इतिहास में कसाब वाला हमला करवा करके 2009 में चुनाव होने वाला था, कसाब वाला हमला करवा करके भारत सरकार और इसकी आईबी ने उस दिवस को भी जो होता है कि आतंकवादी दिवस घोषित कर दिया है 26 नवंबर। और हमारे बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी थे, तो उसको मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ। हमारा ओबीसी बिल्कुल इससे बेखबर है। शराब दिवस मनाया जा रहा है 26 नवंबर। दुनिया के इतिहास में एक भारत के लिए तिथि है लोकतंत्र का, जिसमें अगर वो भारत का संविधान लागू होता तो ओबीसी और एससी एसटी सब लोग संख्या के अनुपात में इस देश के राजा होते अगर लागू हो गया होता भारत का संविधान। और इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत 26 जनवरी 1950 आखिर 2 महीने का इंतजार क्यों किया? 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं भारत का संविधान दिवस मनाया गया, बल्कि 26 नवंबर 1950? क्योंकि 26 जनवरी 1950 क्योंकि 26 जनवरी भारत के इतिहास में वह उनका स्वराज दिवस का दिन है। इसलिए पंडित नेहरू इंतजार करते रहे और 2 महीने बाद जब वो 26 जनवरी आ गई तब उस अपने तिथि को उन्होंने जो 1950 में कहा कि ये भारत का संविधान लागू हो रहा है, यानी भारत का संविधान कह रहा है लागू हो रहा है, लेकिन भारत का संविधान नहीं, उनका स्वराज दिवस हुआ। स्वराज और स्वतंत्रता दिवस का अर्थ हमारे लोगों को पता नहीं है, ये हमारे लोगों को पता नहीं है। स्वराज का अर्थ होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा शासन होगा, यानी इस देश में सवर्ण शासन होगा, सवर्णों में भी ब्राह्मणों का शासन होगा। और स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हर आदमी आजाद है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र व्यक्ति का जो है कि तंत्र होगा, यानी लोकतंत्र होगा, वो स्वतंत्रता का अर्थ होता है। मगर भारत में स्वराज है, इसलिए हमने हमारे स्कूल में कार्ड छपवाया, हमको दिया गया, तो मैंने स्वराज दिवस का कि पंडित नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गांधी ये स्वराज दिवस की बात करते थे, स्वतंत्रता की बात कभी नहीं किया इन लोगों ने। इसलिए हमारे लोगों को समझना चाहिए, स्वतंत्रता की बात कभी नहीं किया, स्वराज की बात किया। और आप लोग इस बात को समझते होंगे कि बाल गंगाधर तिलक का ये स्टेटमेंट सब लोग जानते हैं। वो कहते हैं कि स्वराज का अर्थ कह रहे हैं कि स्वतंत्रता, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। ये तो सारे लोगों को बताया जाता है, लेकिन उसके आगे उन्होंने क्या कहा उसको नहीं बताया गया कि ये सब अंग्रेजों के कितने बड़े चमचे थे, दलाल थे, और अंग्रेजों से कह रहे थे कि भारत की सत्ता हमें दे दो, आप चले जाओ, हम इन शूद्रों पर, ओबीसी एससी एसटी पर शासन चलाएंगे, हमारा ही राज होगा, मनुस्मृति के नियम के अनुसार सिर्फ हमारा राज होगा। तो उसमें आगे वो कहते हैं स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, हम इसे लेकर रहेंगे। लेकिन आगे बाल गंगाधर तिलक क्या कर रहे हैं, लिखते हैं अपना वो केसरी पत्र मराठा में निकालते थे, तो उसमें लिखते हैं स्वराज का अर्थ हमारे लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगाया जाए, बल्कि प्राचीन काल में जब कोई भी राजा होता था तो मनुस्मृति के नियमों के अनुसार हम ब्राह्मणों की सहायता से अपनी शासन व्यवस्था चलाता था और बड़े पद पर प्रतिष्ठित करता था। यदि अंग्रेज भी हमें अपने शासन प्रशासन में बराबरी का हिस्सेदारी देते हैं, हमसे सलाह लेते हैं और हमें प्रतिष्ठित पद देते हैं, तो अंग्रेजों को इस देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों का राजा हमारा राजा होगा, अंग्रेजों का सम्राट हमारा सम्राट होगा। उसी के आधार पे बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा, उसी के आधार पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में जो गीत लिखा, तो उसमें सीधे आज का जो राष्ट्रगान जो गाया जाता है, वो राष्ट्रगान जो है आज भी जाट पंचम का स्वागत गीत है। और रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली ब्राह्मण थे, उन्होंने भी उसी परंपरा को जो है कि गाया कि अंग्रेजों का सम्राट हमारा सम्राट होगा। इसलिए आप उस गीत को आजाद भारत के बाद भी जो है कि आप मजबूर है कि उनकी शर्तों के अनुसार आप अपना आजादी के गीत नहीं गा पाए। जिस देश के लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, राजनेता हो जाए, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि बताओ राष्ट्रगान का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, तो वह एक शब्द भी इस मामले में नहीं बोल सकता है। वो कौन सा राष्ट्र प्रेम होगा, कौन सा देश प्रेम होगा जिस देश के पढ़े लिखे लोगों को राष्ट्रगान का अर्थ ही नहीं मालूम है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे कोई बता सकता है कि राष्ट्रगान जनगण में अधिनायक का क्या अर्थ है? वो राष्ट्रगान है क्या? अगर आप कहते हो कि हमारे देश का राष्ट्रगान है,
तो आप उस राष्ट्रगान में जो 1911 का लिखा गया, उसमें तो अविभाजित भारत था, उसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। आज भी उस राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध प्रांत भारत में नहीं है, पाकिस्तान में। उस सिंध प्रांत की भी आज जो है गुणगान कर रहे हो कि नहीं? तो क्या यह राष्ट्रगान है कि राष्ट्रद्रोह का गीत है? इस पर भी सवाल होना चाहिए। हमारे पढ़े लिखे लोगों को जब ये चीजें पता नहीं है तो कौन बताएगा? इसलिए यह देश जो है आजाद नहीं हुआ, बल्कि जो है कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, और उस ट्रांसफर ऑफ पावर के शर्तों के अनुसार गांधी नेहरू ने अंग्रेजों से समझौता किया कि राष्ट्रगान होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होगा तो उसमें भी भारत की जो संपत्ति है अंग्रेज को देना है। बहुत से ऐसे समझौते किए। 99 साल के लिए यह देश 1947 पर लीज पे जो है कि लिया गया है। इसलिए हम लोग आजाद नहीं, आज भी आजाद नहीं है, जिसकी वजह से 75 साल बीत जाने के बाद भी जिस देश में कुत्ते जानवरों की गिनती होती है, मगर कितना ओबीसी है, कितना पढ़ा लिखा है, जानवरों से भी बदतर बना दिया गया है कि उसकी गणना तक नहीं होती है। अगर आपको पता लगे कि अगर यहाँ पे 10 लोग आने वाले हैं तो 10 लोगों के खाने पीने बैठने की व्यवस्था करिएगा। जब पता रहेगा तब न, जब पता ही नहीं है कि कितने लोग आएंगे तो आप कोई व्यवस्था कर सकते हैं। इसी तरह से भारत सरकार ओबीसी की कितनी आबादी इस देश में इसका अंधकार में रखी हुई है, वो जनगणना नहीं करानी चाहती है, और जनगणना करा देगी तो जनरल की कितनी आबादी उसको भी पता लग जाएगा। तो पता लगेगा कि ये इनकी आबादी 3% से भी कम है, और 99% भारत की सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं, और हम जो 70% 65% की आबादी वाले हैं। इस देश में विद्रोह हो जाएगा, ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे, धरती पलट जाएगी। इतना बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। और आपको समझना चाहिए कि बीपी मंडल के सपनों का भारत, अमर शहीद जगदेव प्रसाद के, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के सपनों का भारत हम बनाना चाहते हैं, जिसमें हमें उनको भी हम बाहर नहीं करने की बात करते हैं। आपकी आबादी जितनी, आपकी भी जनगणना हो, आप में भी जो दबे कुचले हो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से आप भी लो, लेकिन जितनी आबादी है उतना ही हम देंगे। अगर ओबीसी की आबादी जितनी आती है उसको हिस्सेदारी उतना देना होगा। हम सब वर्ग की बात कर रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी भी है, ईसाई है, जैन भी है, जिसकी जितनी आबादी उसकी संख्या में रिजर्व सीट हर एरिया में होनी चाहिए। MP, MLA, इंजीनियर, डॉक्टर सब क्षेत्रों में होनी चाहिए। हम ये वो ऐसे भारत की बात करते हैं, मगर वो इस षड्यंत्र को अच्छी तरह से जानते हैं। शुरू से पहले से ही षड्यंत्र करते रहे, आज भी लोग कर रहे हैं। इसलिए इस बात को हमें समझना होगा कि हम लोगों के साथ बड़े स्तर पर, हम भी हिंदू, वो भी हिंदू, फिर ओबीसी का विरोध एक हिंदू के रूप में कहे जाने वाला सवर्ण जात विरोध क्यों करता है, हिस्सेदारी का विरोध क्यों करता है। नरेंद्र मोदी अगर भारत के ओबीसी के प्रधानमंत्री है तो उन्होंने क्यों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि मैं ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं करवाऊंगा, जातिगत जनगणना करवाऊंगा ही नहीं। इसका मतलब समझने की जरूरत है कि ये कौन सा षड्यंत्र है। आज ये बीपी मंडल साहब की जो रथ यात्रा निकल रही है, इस संदर्भ में निकल रही है कि हमारे ओबीसी समाज को जगाया जाए, क्योंकि समस्या हमारी जो कब्जा किया हुआ है जनरल कास्ट, उसकी समस्या नहीं है, वो तो पूरे सिस्टम पर कब्जा किए हुए हैं। मगर समस्या जो है हमारी है, तो हमको आगे आना होगा, लड़ना होगा, और इसके माध्यम से जागरण है कि हम 3743 जातियां हैं, ठीक है, ओबीसी की, तो हमारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए संख्या के अनुपात में। तुम भी ले लो जितना हो, लेकिन तुम अपनी जनगणना को छिपाए हुए हो, क्योंकि उनकी बहुत कम है, पूरे कब्जा पूरा सिस्टम पर है, इसलिए आप विद्रोह कर दोगे दूसरे दिन। इसलिए वो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि ये पूरे देश में जो होता है कि जातिगत जनगणना कराया जाए। अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो आरक्षण का मामला हर क्षेत्रों में, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर क्षेत्रों में जनगणना होनी चाहिए। धार्मिक भी होना चाहिए, सांस्कृतिक भी होना चाहिए, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक भी होना चाहिए। शैक्षणिक कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने नौकरी में है, तब न ये कह देगा कि जो है कि आर्थिक आधार पर क्राइटेरिया होगा। जो विद्याभूषण के पास 15 बीघा खेत है तो कह देगा कि इनके पास तो 1.5 करोड़ की संपत्ति हो गई, अब इनको जो है कि आरक्षण इनके बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। हम नौकरी कर रहे हैं तो 6 लाख आर्थिक आधार पे क्राइटेरिया लगा दिया कि अब हमारे बच्चे अगर ओबीसी में भरना चाहे, अगर वो हम किसी तरह से जीरो से आए हैं
पढ़ाना चाहे कि IAS बनना चाहे तो ओबीसी में अगर भरेगी तो उसको क्रिमिलेयर लागू हो जाएगा, वो नहीं आ सकती है। यानी जो मेरा भाई पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चे को, उसको आरक्षण देगा है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर जनरल कास्ट सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है तो उन पर क्रिमिलेयर लागू क्यों नहीं हो रहा है? जगह जमीन संपत्ति उसके पास है, इसलिए जगह जमीन संपत्ति हर क्षेत्रों में जो होता है कि ये आंकड़ा आना चाहिए, उसके अनुपात में सभी को बराबर डिवाइडेशन होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। और अगर हमारे पर आर्थिक क्राइटेरिया लगाया उसने तो उस पर भी लगना चाहिए। उसमें भी जो अमीर हो गए उसको देने की क्या जरूरत है? मगर आप लोग देखोगे 10% आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया है, आर्थिक आधार पे भारत के संविधान की धज्जी उड़ाते हुए दिया। भारत के संविधान के किसी भी आर्टिकल में आर्थिक आधार पे आरक्षण का प्रावधान नहीं है, मगर इन लोगों ने 3 दिन में जो है कि पास करके लागू कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर पूरे स्टेट को लागू कर दिया। और क्या लगाया है, जो सवर्ण के लोग 8 लाख सलीना पाते हैं, सलीना इनकम है, वो गरीब है। जिनका शहर में 1000 स्क्वायर फुट का मकान है वो गरीब है, ठीक है। और तो आप ये सोच लेना कि हमारा जो ओबीसी समाज है, अगर 6 लाख है तो क्रिमिलेयर है और उसका 8 लाख पर क्रिमिलेयर हो गया, यानी उसमें एक भी गरीब नहीं बचना चाहिए, उसके लिए कर दिया। और कहता है कि 8 बीघा जमीन जिस सवर्ण के पास है तो वो लैंडलेस माना जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितना ओबीसी SC ST के पास 8 बीघा जमीन है? क्या हम लोगों को 8 बीघा जमीन देने के बाद जो जमीन बची अगर उसमें देते, 8 लाख के बाद हम लोगों को देते 1000 स्क्वायर फीट में हर ओबीसी SC ST की जमीन अगर शहर में हो, इसके बाद अगर देते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुमने किस क्राइटेरिया पर बिना जनगणना कराए कौन से डाटा के आधार पे तुमने 10% आर्थिक आधार पे आरक्षण का प्रावधान किया? बड़ी सोचने की बात है। हमारे देश की जितनी भी ओबीसी SC ST MP MLA है जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह इस पर एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए हमको जो है कि सामाजिक आंदोलन चलाने की जरूरत पड़ रही है। ये जो है मैनपुरी से, मैं आजमगढ़ से आकर के, और भी हमारे जैसे भी जो भी चिंतक है वो देश में लगे हुए, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, ये जगाना पड़ रहा है। BP मंडल की धरती पर आकर के जगाना पड़ रहा है। जो BP मंडल साहब आज के जो है कि 60 साल पहले कैसी वो लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग कितने लायक बने हैं, इस पर भी चिंतन मनन करने की जरूरत है। इसलिए कारवा निकला है। ये जन जागृति होगी, ये लोगों को बताया जाएगा, और बताने के बाद तन मन धन से जो भी हमारे बंधु हैं, हम लोगों ने भी जो भी सहयोग है तन मन धन से भी कर रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, हम लोग साथ में हैं हर तरह से। इसलिए जो 100 रुपये 50 रुपये जो भी है आपके पास, इन लोगों का कारवा है 18 महीने तक पूरे भारत में भ्रमण करेगा और जगाने का काम कर रहा है। अपना जवानी ये लोग समाज के लिए दे रहे हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तन मन धन से हमको इनकी मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और ओबीसी की चाहे जातिगत जनगणना जनरल कास्ट और ओबीसी की होनी ही चाहिए, 2022 में होनी ही चाहिए, चाहे जिसके लिए कुछ भी करना पड़े। पूरे तन मन धन से हम लोगों को एक बहुत बड़े उग्र आंदोलन की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारे देश के जो नौजवान हैं, हमारे वर्ग के, उनको रोड पे आना ही होगा और दूसरा विकल्प नहीं है। और आप लोग जान लो कि यह जैसे पंडित नेहरू ने 1962 में छद्म युद्ध किया चीन से, वैसे ही छद्म युद्ध जो तृतीय विश्व युद्ध की भूमिका लेकर के चाइना पाकिस्तान को लेकर के ये छद्म युद्ध का षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। और इसी में उलझाएंगे तो आप भूल जाओगे और कहोगे कि देश पर खतरा है, चाइना खतरा है, पाकिस्तान खतरा है। एक झूठा छद्म युद्ध में उलझा करके रखा जाता है। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।